अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। हमने उसमें देखा कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके नेम क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, ब्लॉक्स क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के जो कुछ फीचर्स थे वो देखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमने जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है ये होता क्या है। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है हमारे पास वो है जी द साइक्लिक चेंज in properties of elements the cyclic change in properties of elements after a regular interval इन एटॉमिक नंबर। यहां पे एटॉमिक नंबर का क्यों जिक्र हुआ है? क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहां पे एक साइक्लिक चेंज होता है। साइक्लिक चेंज मीन हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो हमें पता है कि जो आज का हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो 8 ग्रुप्स के बाद जब दूसरा पीरियड आता है, जैसे हम पीरियड नंबर 2 में मूव करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो नियोन तक हमारे पास 8 एलिमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे, सोडियम पे जाएंगे, तो हम पीरियड नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो ये एक रेगुलर इंटरवल है। तो इस ये एक रेगुलर इंटरवल है। इस रेगुलर इंटरवल के बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो साइक्लिक होता है। तो उस साइक्लिक चेंज को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक देखा था पीरियोडिक फंक्शन। तो हम इसे पीरियोडिक ट्रेंड को पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है इसमें हमने जो है कुछ पढ़ना है वो है जी एटॉमिक नंबर भी हमने इसमें देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि अयोनिक रेडियस क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक साइज, सॉरी। तो ये हमारे पास है अयोनिक साइज भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है वो वेरी करती है। और इसके बाद हमने देखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे हैं जी। मेटेलिक करैक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वेरी करती है, जिसका जो चेंज है वो साइक्लिक चेंज है अलोंग द पीरियड। तो इसमें वन बाय वन जो है वो हर चीज को देखेंगे। लेकिन आज जो है हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, क्योंकि अगर हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये जस्ट 2 चीजें देखनी है, एटॉमिक साइज एंड अयोनिक साइज, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसे जो है डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप 9th क्लास में बैठ के पढ़ते हो तो मोस्टली वहाँ पे इतना जो है कंसेप्ट नहीं दिया जाता। तो कंसेप्ट जो है वो हमेशा हायर क्लासेस में ही मिलता है। छोटी क्लासेस में क्या होता है कि जस्ट डेफिनेशन पढ़ा दी जाती है और उसे रट्टा लगवा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसे जो है फुली कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको कंसेप्ट होगा तो आप किसी दूसरे बंदे को भी समझा सकते हैं। ठीक है, बात होती है पढ़ाई की, जस्ट रट्टा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए कंसेप्चुअल। ठीक है, जब आपके पास कंसेप्ट होगा, यही रीजन है कि पाकिस्तान में जो ई कैट है, एम कैट है, बच्चों के 1000 से 1050 से अब मार्क्स होते हैं, लेकिन उनसे जो है ई कैट, एम कैट जो है वो पास आउट नहीं हो सकता।
हो पाता। ठीक है, यही वजह है कि उनके पास कंसेप्ट नहीं होता। तो यहां पे हमने बेसिक स्टडी पढ़नी है जो कंसेप्ट के साथ होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो ये है जी कि एटॉमिक नंबर जो है वो होता क्या है और उसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है वो किस तरह वेरी करता है। एटॉमिक साइज ये हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज, यहाँ पे 2 वर्ड है। ठीक है, एटम मीन उसका साइज। ठीक है, तो एटम का जो साइज है वो मापने वाला आज तक जो है वो आला नहीं बना, मतलब इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। अब एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, जैसे कि आप एफएससी पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला, तो उसमें आपने देखा था कि एटम का साइज जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसका डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है। ठीक है, मतलब इतना जो है स्मॉल जो है उसका साइज है। तो उसका जो रेडियस है वो किस तरह फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पे हमने लिखना है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो एटम का किस तरह होता है, जैसे हमने मैथ में देखा था कि हमारे पास एक सर्कल होता है इस तरह का। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो सर्कल के मिड से लेके जो इसकी बाउंड्री तक जो लाइन होती है उसे हम उसे कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की बात करें उसमें हमने जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनको हमने अज्यूम किया है कि वो हमारे पास स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, जैसे हमें समरफील्ड ने बताया था। तो यहाँ पे अगर तो एटम जो है वो अकेला होगा तो उस सिचुएशन में हम उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो मेजर नहीं कर सकते। हम तभी मेजर कर सकते हैं जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास एक एटम है जिसको हमने कह दिया है ए। एक हमारे पास ये एटम है जिसको हमने एटम ए कह दिया है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एटम है जिसको हमने एटम बी कह दिया। ये हमारे पास एटम ए है, ये हमारे पास एटम बी है। तो ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये जो है न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक का जो फासला है उसका अगर हम हाफ लें तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस। तो यहां पे हम डेफिनेशन क्या करेंगे। ठीक है, हम डेफिनेशन करेंगे द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two bonded atom is known as एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, मतलब दो एटम जो हैं वो बॉन्डेड हैं, उनका जो डिस्टेंस है एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है अगर हम उसका हाफ लें तो वो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस। मीन एटॉमिक रेडियस जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम उसके डायामीटर को हाफ करें तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस। तो यहां पे हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus of an atom and its outermost shell मीन ये वाली जो डेफिनेशन है वो किस तरह हमें सेटिस्फाई कर सकती है। सपोज करें कि हमारे पास एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, जैसा कि हमने सर्कल में बयान किया था। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अगर इसका आउटर मोस्ट शेल ये होता तो इसका एवरेज डिस्टेंस ये हो जाना था।
ठीक है। अगर एक और शेल होता तो इसका एवरेज डिस्टेंस जो था वो बढ़ जाना था। तो यहाँ पे एक बात जो है वाज़ेह निकल के आ गई है कि जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिपेंडेंस देखेंगे कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है जी इसका नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है जी। और सेकंड वन हमारे पास है जी न्यूक्लियर चार्ज। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसपे जो है किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो डिपेंड करता है। तो यहां पे ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो सोडियम है इसका एटॉमिक रेडियस है 157 पिकोमीटर। तो यहां पे ये जो पिको है ये हमारे पास 10 की पावर -12 है मीटर, मतलब 10 की पावर जो है वो 12 मीटर है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास क्लोरीन का कितना है तो वो है हमारे पास 99 पिकोमीटर। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक रेडियस है जी 37 पिकोमीटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं, इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है कि ये ग्रुप में किस तरह वेरी करता है और पीरियड में जो है वो किस तरह वेरी करता है। आई नो कि ये सारी बातें जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अगर आपको ये बातें ये चीजें पहले से आती हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके जो बेसिक चीजें हैं उसे देखें, उसे सुने। अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो आप वीडियो को स्पीड अप करें और आगे जाके देखें इसका जो है चीजें जो है बेसिक वो कौन कौन सी हैं। अगर आपने बेसिक से पढ़ना है तो फिर आप इसे वीडियो को आगे मत करें, बेसिक सीखें मुझसे, क्योंकि ये आगे जो है आपके काम आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो किस तरह वेरी करता है। लेकिन मैं इसका ट्रेंड बताने से पहले आपको बेसिक चीजें बताता हूं। जो एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जो टोटली चीजें हमने आगे पढ़नी है उसमें ये बातें जो है वो जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आगे यूज होनी है। तो इसे जो है कहीं पे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वन जो है हमारे पास कि हमारे पास जो पीरियड है, जो पीरियड होगा वो हमें बताएगा नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा पीरियड, ठीक है। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पीरियड का जो नंबर होगा वो उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें उस नंबर के लिहाज से शेल्स होंगे। तो वही मैं बात यहां पे कह रहा हूं कि पीरियड का जो नंबर होगा उसमें मौजूद एलिमेंट्स में उतने ही शेल्स होंगे। जैसे अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके शेल्स कितने होंगे पीरियड के नंबर के लिहाज से। मीन यहां पे एक न्यूक्लियस है, एक शेल ये हो गया, दूसरा शेल ये हो गया। मीन इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में पीरियड के लिहाज से नंबर ऑफ शेल्स होंगे। इसी तरह अगर मैं पीरियड नंबर 5 की बात करूं तो हमारे पास एक शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो जो पीरियड का नंबर होगा उस पीरियड नंबर के लिहाज से उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें उस पीरियड के नंबर के लिहाज से हर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो यही बात मैंने यहां पे की कि पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। इसी तरह दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि जो ग्रुप्स है हमारे पास, ग्रुप्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आखिरी शेल में पाए जाते हैं, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमारे पास जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं जी? 8
टोटल ग्रुप हमारे पास कितने हैं 8। तो अगर मैं यहां पे लिखूं हमारे पास टोटल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो पहला ग्रुप होगा जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो उन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो ग्रुप का नंबर है, मीन उनके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो उसमें कितने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप नंबर 3 है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर के लिहाज से इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप नंबर के लिहाज से होंगे। अगर मैं कहूं तो ग्रुप नंबर 5 में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप फौरन से कहोगे 5। ठीक है, अगर मैं ग्रुप नंबर 7 की बात करूं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप फौरन से कहोगे 7। तो ये दो बातें जो है वो ये मेन याद रखने वाली हैं। ठीक है, जो तीसरी बात है वो तीसरी बात हमारे पास ये है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। और कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब ये फिक्स होता है न्यूक्लियस में। जब भी होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो पीछे प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं, इनकमिंग होते हैं, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने पढ़ना है अगले टॉपिक में, जो अगली हमने बात करनी है आयोनिक रेडियस में। तो इसलिए मैं ये बात पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये आगे यूज होनी है। तो ये हमारे पास थी बेसिक बातें 3, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये नेक्स्ट जो है अभी इस्तेमाल होने वाली। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रुप में, कि ग्रुप में जो है एटॉमिक रेडियस किस तरह वेरी करता है इन ग्रुप। अब अभी हमने बात पढ़ी कि एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे 1 by 1। ठीक है, यहां पे देखो कि जब हम सपोज करें कि हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर A1, जिसमें पहला मेंबर हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे 1 by 1। मीन हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 है उसका पहले पीरियड में 1 शेल है, फिर इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसी तरह जो है वो 7 तक जाएंगे। तो जिस तरह हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे 1 by 1। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें 6 होंगे। तो नंबर ऑफ शेल जो है जब इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का जो फासला होगा वो भी बढ़ता जाएगा। इट मीन उसका साइज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम ग्रुप में मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल में मौजूद जो आखिरी शेल जो है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो एटम का रेडियस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। क्या होता है जी, इंक्रीजेस। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस 1 by 1। The average distance between nucleus and its outermost shell increases, thus the atomic radius also increases. So we know that in a group the atomic radius increases. तो ये थी ग्रुप में बात कि ग्रुप में जो है वो किस तरह जो है वो वेरी करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में हम बात करते हैं तो पीरियड में जो है ये डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, मैंने अगली बात अभी बताई थी आपको, जो पॉइंट नंबर मैंने 3 बताया था कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन
इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सपोज करें कि हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, लिथियम, फिर है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये हमारे पास है पीरियड नंबर 2, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। लेकिन जो पीरियड नंबर 2 है इसमें शेल तो कितने रहेंगे, शेल सिर्फ 2 ही रहेंगे इसमें, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें पता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल अरेंज है ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होंगे 1 by 1। जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे 1 by 1, हमें ये भी पता है कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, इट मीन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा शेल जो है वो ऐड नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ चार्ज ही बढ़ रहे हैं। जब चार्ज बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं हो रहा, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो ज्यादा हो जाएगी। तो उस अट्रैक्शन की फोर्सेस की वजह से एटम का जो साइज है वो कोलैप्स हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस 1 by 1। Hence, in a neutral atom, the number of positive charge is always equal to the number of negative charge. Hence, the number of negative charge is also increases 1 by 1. The electrostatic force of attraction between nucleus and the electron is increases. The size of the atom decreases. तो हम यहाँ पे अगर इमेज बनाएं तो सबसे पहले हमारे पास लिथियम है, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो इस तरह जो है साइज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज। क्यों होता है वो मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, साइज जो है वो कोलैप्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि शेल तो बढ़ने नहीं है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है। तो शेल 2 ही रहेंगे, जब शेल 2 रहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, फोर्स भी बढ़ेगी, साइज कोलैप्स हो जाएगा। तो ये था, लेकिन ये बात जो है सिर्फ शॉर्ट पीरियड में है, नॉर्मल पीरियड्स में है कि साइज जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम बड़े पीरियड्स में आते हैं, जैसे पीरियड नंबर 6 है, उसमें 32 एलिमेंट्स है, उसी तरह हमारे पास पीरियड नंबर 7 है, उसी में भी 32 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो ये जो लॉन्गर पीरियड है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड है हमारे पास, इसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो है वो उसमें कमी नहीं आती, उसमें ग्रेजुअल रिडक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन होती है, मतलब अचानक से साइज बहुत ही कम हो जाता है, फिर अचानक से साइज बड़ा हो जाता है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग इन साइज है, जो अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन हो रही है, जो ग्रेजुअली रिडक्शन हो रही है, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। जैसे हमारे पास पीरियड नंबर 6 है, ठीक है, पीरियड नंबर 6 जो है हम जैसे ये हमारे पास है, सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीजियम के बाद हमारे पास आता है बैरियम, सीजियम आता है, बैरियम आता है, बैरियम के बाद आ जाता है लेंथीनियम। लेंथीनियम से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको हमने पूरी की पूरी को उठा के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि उसमें 14 एलिमेंट्स है, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो लेंथीनियम से सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं लेंथानाइड्स। अब इस सीरीज में जो एटम का साइज है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, या हम इसे कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन है, इस चीज को हम कहते हैं लेंथानाइड कंट्रैक्शन। अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन इन साइज या इन लेंथानाइड सीरीज इन इज नोन एज लेंथानाइड कंट्रैक्शन, ठीक है जी, वो भी लिख सकते हैं। लेंथानाइड कंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल है और हमेशा बोर्ड में आता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देख लेना है कि लॉन्गर पीरियड जो हैं, जैसे हमारे पास पीरियड नंबर 6 है, पीरियड नंबर 7 है, तो ये जो लॉन्गर पीरियड्स हैं इसमें 2 सीरीज एक्स्ट्रा आ जाती हैं, लेंथानाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो हमारे पास जैसे पीरियड नंबर 6 है, इसमें 14 एलिमेंट जो अलग से हमने नीचे रखे हुए हैं, उनमें क्या होता है कि साइज जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है,
ठीक है, इसे हम अनएक्सपेक्टेड डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड डिक्रीजिंग होती है साइज में, इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड सीरीज में हो रही है, इसलिए हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये था हमारे पास ग्रुप में, के ग्रुप में साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पीरियड में साइज जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लॉन्गर पीरियड जो है उसमें जैसे लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, उसमें अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन होती है, तो उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब हम बात करेंगे अयोनिक रेडियस की। अब अयोनिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, एटॉमिक रेडियस के। तो उसमें भी यही सारी बातें आनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताने हैं जो कि आपने क्लास 9th में भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो अभी से हम देख लेते हैं कि हमारे पास अयोनिक रेडियस जो है वो है क्या। तो ये हमारे पास है पॉइंट बी, अयोनिक रेडियस, ठीक है, ये हमारे पास है अयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम आयन की बात करेंगे कि हमारे पास आयन होता क्या है। तो रेडियस की तो हमने बाद में बात करनी है। आयन जो है, जब भी किसी एलिमेंट में से या जब भी किसी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने हैं या एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, तो तब आयन बनना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एनी स्पीशीज विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज नोन एज आयन, ठीक है। कोई भी स्पीशीज जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव जो है चार्ज होता है, उसे हम कह सकते हैं आयन। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम की है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक आयन है। फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ आयन्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं, कैटायनिक रेडियस या कैटायनिक आयन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एनायन है। और जितने भी हमारे पास कैटायन हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पास एनाइन है वो ऐसी स्पीशीज हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तमाम की तमाम जो स्पीशीज हैं उनको हम कैटाइन ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे इस तरह डिफरेंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनाइनिक रेडियस जो है वो होता क्या है। अयोनिक रेडियस जो है वो हमारे पास है कि जिस तरह हमने उसकी डेफिनेशन की है जी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज अयोनिक रेडियस। तो यहाँ पे जस्ट हमने वर्ड एटम का हटा के आयन का लगा देना है, तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आयन nucleus of an ion between nucleus of an ion and its outermost shell is known as ionic radius। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो ionic radius है ये हम अकेले एटम का भी मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें तो अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है मैं अभी समझाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले। तो हमारे पास सोडियम जो है वो एक कैटायन बन चुका है। अब इसका जो एटॉमिक रेडियस था वो हमारे पास था 157 पिकोमीटर, लेकिन जब हमारे पास इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, पहले इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन अब जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मीन पीछे प्रोटॉन बढ़ गए, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास Na+ होगा, इसका जो हमारे पास अयोनिक रेडियस है वो टोटल हमारे पास कितना है जी 95 पिकोमीटर, मीन कम हो गया। तो ये कम या ज्यादा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमारे पास ये Cl नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियस था वो हमारे पास था 99 पिकोमीटर,
ठीक है जी। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बन जाता है तो इसका 181 पिकोमीटर आयोनिक रेडियस हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये F नेगेटिव हो जाता है। पहले इसका जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास है जी 72 पिकोमीटर, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है F नेगेटिव बन जाता है तो इसका जो हमारे पास आयोनिक रेडियस है वो 136 पिकोमीटर हो जाता है। तो ये थी कुछ एग्जांपल, डेफिनेशन साथ लिखी थी, इस वजह से मैंने जो है वो एग्जांपल भी साथ लिख दी ताकि आप जो है वो अपनी नोटबुक पे से नोट कर लें। तो एक किस्म के आपके ये नोट्स बन रहे हैं अगर आप ये सारी बातें जो है अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने देखा आयोनिक रेडियस, अब इसके बाद हमने देखनी है इसकी टाइप्स। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं इसकी 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कैसे हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है जी कैटायनिक रेडियस, मीन कैटायन। जब यहां से एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये मैं बताता हूं, सबसे पहले हम कैटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो कैटायनिक रेडियस है वो क्या होता है। मतलब एक कैटायन का जो रेडियस है वो क्या होता है। कैटायन बनता कैसे है? कैटायन तब बनता है जब किसी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं। ठीक है, कैटायन फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक या एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से निकलते हैं तो क्या बनता है, कैटायनिक रेडियस। जैसे हम अभी एक एग्जांपल देखी है कि सोडियम जो है जब एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसके आखिरी शेल में से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आयोनिक रेडियस है वो हमारे पास हो जाता है रिड्यूस होके 95 पिकोमीटर। कम हुआ, पहले कितना था? पहले हमारे पास जो था वो था 157 पिकोमीटर। मतलब पहले ज्यादा था लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कम हो गया। तो ये कम क्यों हुआ ये अभी हम देख लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास जो सोडियम है ये पीरियड 3 का है और ग्रुप इसका 1 है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पीरियड 3 है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे। यस, एब्सोल्युटली इसमें 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। इट मींस इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो कितने होंगे 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी 11। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं। ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियस पूरे का पूरा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए। 2 और 8 10 हो गए, पीछे रह गया एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ गया। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकलता है तो पीछे रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे 11, अब कितने हो गए जी 10 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे 11, अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कितने रह गए 10। तो यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हम लास्ट वाला जो शेल है यहां से इसे रिमूव कर देते हैं जी। अब यहां पे देखें कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 के 11 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस हो गया 1, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कितने गुना बढ़ गया 1 गुना। जब 1 गुना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इसकी वजह से इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सपोज करें अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकलता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाने थे, यहाँ पे 9 रह जाने थे। तो इसके ऊपर हमने 2 पॉजिटिव चार्ज जो थे वो शो करने थे, क्योंकि ये शो करता है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इतने गुना ज्यादा है या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इतने गुना रिमूव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक शेल जो है वो रिमूव हो गया। जब एक शेल इसका रिमूव हुआ है तो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब जितने पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, अब वही 11 पॉजिटिव चार्ज 10 मतलब बचे हुए नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब सपोज करें कि जो 11 पे फोर्स लग रही थी अब वो 10 पे लग रही है, मीन फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बंदे कम हो गए। ठीक है, तो जैसे आप दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, अक्सर आप वीकेंड पे जो है
5-7 दोस्त जो हैं वो पैसे डाल के खाना खाने जाते हो, या किसी भी फ्रेंड के घर छापा डालते हो, उसे कहते हो मैं खाना खिलाओ, तो वहां पे अगर बंदे कम हो तो सबका पेट ज्यादा भरेगा, ऐसे ही है ना। तो जब बंदे ज्यादा हो तो किसी ने 2 बुर्कियां लगा ली हैं तो किसी ने 3 लगा ली हैं, मतलब किसी का पेट जो भरेगा नहीं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, मतलब यहाँ पे जो बनते हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है वो अब ज्यादा लगेगा, मीन अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी। जब पॉजिटिव अट्रैक्शन नेगेटिव के ऊपर ज्यादा लगेगी तो साइज जो है वो क्लैप्स होगा, मीन उसका साइज जो है वो कम होता है। तो यही रीजन है कि कैटायनिक रेडियस जो है वो हमेशा स्मॉल क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से, ये स्मॉल है उसके पेरेंट एटम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भी आता है कि व्हाई कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, व्हाई कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो आप यही कहोगे कि जब हम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूट्रल एटम में से रिमूव करवाते हैं तो पीछे प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाते हैं। अब वो पॉजिटिव चार्ज बाकी बचे हुए नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाने लग जाता है। जब फोर्स ज्यादा लगाने लग जाता है तो साइज जो है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये था हमारे पास कैटायनिक रेडियस। अगर हम इसी तरह बात करें अनायनिक रेडियस की, तो ये है हमारे पास अनायनिक रेडियस, ठीक है जी। तो यहां पे वो बनता था बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है बाय एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड अनायनिक रेडियस इज फॉर्म्ड बाय, यहां पे लिख लेते हैं एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड होते हैं तो क्या होता है कि इसका जो इसे हम कहते हैं अनायनिक रेडियस, मीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो होने लग जाता है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है जी क्लोरीन, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना है तो इसके ऊपर आ जाना है नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे इसका एटॉमिक रेडियस था 99 पिकोमीटर, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसका जो अनायनिक रेडियस है वो कितना हो गया जी, 181 पिकोमीटर। मीन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे देखो ये कम हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, बढ़ा है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो F नेगेटिव शो कर देता है। तो F नेगेटिव जो है, पहले फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस था वो कितना था, वो हमारे पास ओनली 72 पिकोमीटर था। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, F नेगेटिव बना, तो इसका जो आयोनिक रेडियस है वो 136 पिकोमीटर हो गया, मीन बढ़ गया। तो पता ये चला कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है उसका रेडियस जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अब हम वो देखेंगे क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखें, सपोज करें कि हमारे पास क्लोरीन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, ठीक है। इस 17 का मतलब है कि 17 ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और 17 ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास ये ग्रुप नंबर 7 है, पीरियड नंबर 3 है। तो यहाँ पे इट मीन्स के शेल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो 1 शेल, 2 शेल एंड 3 शेल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगले शेल्स में होंगे, मतलब 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, मीन बाकी बचे 7। तो 7 जो होंगे वो आखिरी शेल्स में होंगे, ठीक है जी। 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होंगे यहां पे, ठीक है। तो जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, सपोज करें यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये हासिल कर रहा है इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आ गया है, ठीक है। तो ये तो बातें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे आ गया है, मीन पहले इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज जो 17 ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हो गए हैं जी, 18। मतलब एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है वो अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज शो होने लग गया है। जब इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये 2 नेगेटिव चार्ज शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज शो किया, जब 2 आएंगे मतलब 2 गुना बढ़ जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यानी 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखें
कि ऊपर ये था कि 11 इलेक्ट्रॉन 10 पे लगा रहे थे, मीन ज्यादा प्रोटॉन जो थे वो कम नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से साइज कम हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो बेचारे कम हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गए हैं। अब जो प्रोटॉन थे 17 प्रोटॉन थे, वो 17 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहे थे अब वो डिवाइड हो चुकी है, अब वो 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, मीन कम हो गई है। ठीक है, जैसे 2 रोटियां हैं, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है, पढ़ते पढ़ते आपको भूख भी लगती है। तो जैसे 2 रोटियां और बंदे हमारे पास पहले थे 2 और दोनों ने एक एक खा लेनी थी, अच्छा भला गुजारा हो जाना था, और अचानक एक भूखा सा दोस्त ऊपर से टपक पड़ता है। ठीक है, अब रोटियां 2 हैं, बंदे 3 हैं, मीन अब जो होगा वो 2 रोटियां क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरह ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस की, जो 17 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही थी, अब एक बंदा और आ गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो 17 पॉजिटिव चार्ज थे 17 नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, वो 18 पे लगाएंगे, मीन उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जैसे रोटियां कम होगी, इसी तरह इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसका साइज जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, अब वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी लगा रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो डिवाइड हो चुकी है, साइज जो है वो एक्सपैंड हो चुका है। तो ये था। तो यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि वाई अनोनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। तो 2 टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाई कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। इसी तरह व्हाई एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है व्हाई एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटायनिक रेडियस। तो किसी भी तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जवाब जो है वो आपने सेम ही देना है, चाहे वो किसी तरह भी क्वेश्चन को पूछ ले। तो ये था हमारे पास कैटायनिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अब हम देख लेते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। ठीक है, इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो क्या है, वो किस तरह जो है वो ग्रुप में वेरी करता है और किस तरह जो है ये पीरियड में वेरी करता है। हमने दोनों चीजें देखनी होती हैं। ठीक है जी, दोनों चीजें हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये ग्रुप में वेरी करेगा और किस तरह जो है वो पीरियड में वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप में। अब ग्रुप में जो ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का वही इसका रहना है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं 1 बाय 1। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस का और उसके आखिरी शेल का जो फासला है वो बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ेगा इट मीन उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उसके साथ ही आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो पता ये चला कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम अभी एक ग्राफ की मदद से जो बुक पे बना हुआ है उसे हम लेके देखते हैं कि किस तरह जो है वो ग्राफ में एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। तो हमारे पास 2 ग्राफ हैं, हम दोनों को 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है जी फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लेना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो यहां पे हमने ले लेना है रेडियई, मतलब उसका रेडियस। ठीक है जी, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है जी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में हमारे पास हमने लिथियम से स्टार्ट करना है। लिथियम है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम है और सीजियम है। फ्रांशियम नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे बुक पे बना है मैं वही समझाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिथियम है, इसी तरह हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसका एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक ट्रिक होता है एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने का। जैसे हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसका जो ट्रिक है यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो ट्रिक है वो है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ये हमारे पास ट्रिक है। तो यहाँ पे सपोज करें इसका 3 है तो इसका हमारे पास होगा, अगर इसमें 8 ऐड कर दें तो इसमें होगा 11। अगर हम इसमें भी 8 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना होगा, 19। ठीक है, तो अगले में अगर हम
18 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो उसके अगले में जब हम फिर 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बढ़ के, गिने जी जरा, तुम्हारे पास हो जाएगा 3, कितना होगा कितना होगा कितना होगा अभी देख लेते हैं कि हमारे पास 18 है, इसी तरह हमारे पास 37 है, तो हमारे पास होगा जी 7 4 और 3 इधर आ जाएंगे। मीन हमारे पास अराउंड अबाउट जो हो जाएगा वो 52 तक हो जाएगा, 2 है 52 तक। ठीक है, राउंड अबाउट इतना ही होगा। ठीक है, 52 या 53 तक हो जाएगा, तो 53 आप लिख लो। तो ये हमारे पास था इसका एटॉमिक नंबर, जो हमने ट्रिक जो है वो फाइंड करने का ये है। तो इसी तरह अगर हम इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवा दें तो हमारे पास देखो कि यहाँ पे एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिया यहाँ पे। तो इसी तरह ये तो हमारे पास थे कटाइन इसके, तो इस तरह हम इसको हम लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे। अब सवाल ये है कि हमने जो जितने भी कटाइन हैं उनको हमने नीचे क्यों लिखा है, हम उसे ऊपर भी लिख सकते थे। इसीलिए कि हमेशा जो कटाइनिक रेडियस होता है वो उसके पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, इस वजह से हमने इनको नीचे लिखा है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इधर को जा रहा है ऊपर को, और एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम एक और जो है बुक में बना हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रुप नंबर 7। तो यहाँ पे सपोज करें सेम, यहाँ पे क्या है रेडियाई है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, इसी तरह तो हम इसको जो है ऐसे कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमने इनको ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा जो अनायनिक रेडियस है वो लार्जर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसका जो ट्रेंड है वो ये है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं हमारे पास उसका जो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का ट्रिक है वो है जी 8, 18 एंड 32। तो ये हमारे पास इसका ट्रिक है। जैसे हमारे पास जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो यहाँ पे अगर हम 8 ऐड करें तो हमारे पास इसका हो जाएगा 17। अगर हम 18 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा इसका 37। तो इसमें भी जब हम 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास राउंड अबाउट जो है वो 53 हो जाएगा। तो आयोडीन का है, तो सीजियम का कंफर्म नहीं है मुझे क्या है, तो आप ये मत लिखिएगा। ठीक है, तो जस्ट आपने ये देखना है कि 53 जो है ये आयोडीन का है। ठीक है जी, तो ये था कि ग्राफ की मदद से किस तरह एक्सप्लेन हुआ है कि जितने भी हमारे पास कटोनिक रेडियस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, और जो उनके पेरेंट एटम होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होता है, लेकिन जो अनायनिक रेडियस होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होता है देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये बात थी ग्रुप के अंदर। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है कि जितना भी हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पास कटाइनिक रेडियस और आयनिक रेडियस है। अब दोनों की हम बात करेंगे। हमारे पास जो कटाइनिक रेडियस है वो पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी है कि जितने भी हमारे पास कटाइनिक रेडियस हैं वो क्या होते हैं ग्रुप में, पीरियड में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज क्यों होते हैं कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसका जो हमारे पास जितने भी कटाइनिक रेडियस हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो अगर हम एनायनिक रेडियस की बात करें वो अलोंग द पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है जी, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन, मीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन जो हैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव जो हैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो है आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसी तरह हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये थे कटाइन, यहाँ पे ये हैं जी
कैटाइन, और ये है हमारे पास एनाइन। मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन जो है वो क्या होते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीज। तो यहाँ पे ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइन क्या हैं, कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमारे पास कैटाइन या एनाइन क्या हो सकते हैं, कि दो साइन विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम है, इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 है। मीन इनके पास जो है आखिरी शेल में, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। मीन इन सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। मतलब सेम इलेक्ट्रॉन रह गए इनके पास। ठीक है, तो जब सेम इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ आयंस के पास, तो उन आयंस को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन होंगे उनके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं पीरियड में, कि जो साइज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन का वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसी तरह जो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन है उसका साइज जो है वो होता है इंक्रीज, क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, वो आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हमने बड़ी डिटेल में जाके पढ़ना है।